हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। इससे पहले कि हम अपनी सीरीज स्टार्ट करें, अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि हमें जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, ना ही हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे सामने जो भी परिस्थिति है, जो भी हमारे सामने सीखने योग्य चीज़ें आ रही हैं, तो हम उनसे सीखें। ना कि हम ऐसा समझें कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने अगर पॉजिटिव नहीं है, कोई परिस्थिति निगेटिव है, तो वो हमें कुछ सिखा के नहीं जाएगी। या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ यही रोना रोते रहें कि हाँ, हमारी परिस्थितियाँ गलत हैं, जबकि हमें उनसे निकलने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने के साथ साथ ही उन चीज़ों को सीखना चाहिए कि हाँ, ये परिस्थिति हमें क्या सिखा रही है। क्यों? क्योंकि जीवन क्या है? जीवन हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। अगर जीवन हमें पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो ये हमारा भी दायित्व है कि हमें भी नई नई चीज़ें सीखना चाहिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ ही हम अपना शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो है मध्य पाषाण काल के विषय में। अभी तक हम देख चुके हैं पुरापाषाण काल, हमने पढ़ा पूरे पुरापाषाण काल में कैसे कैसे औजार थे, किस तरीके से मानव का विकास हुआ, विकास के साथ ही साथ उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए, उसने आग जलाना सीख लिया। अभी तक वो सिर्फ कच्चा मांस खा रहा था, वो मांस को भून के खाने लगा। इसके साथ ही साथ उसने कंदराओं में शरण लेनी शुरू कर दी, सर्दी गर्मी बरसात के लिए अपना बचाव करना शुरू कर दिया। वो अपने तन को पत्तों से ढकने लगा, गुफाओं में रहने लगा, शैल चित्र बनाने लगा। ये सारी चीज़ें हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आप ने अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक टाइम लाइन है या जो क्रम है, वो काफ़ी आपको समझ आ जाएगा। तो आज बात करते हैं मध्य पाषाण काल के विषय में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि अभी तक हमने देखा कि मानव के पास जो औजार थे वो बहुत ही भारी भरकम थे, बहुत ही भद्दे तरीके के वो बनाए जाते थे। उन औजारों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कई लोगों को इकट्ठा होना पड़ता था, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल काम नहीं था। क्यों? क्योंकि इतनी देर में वो औजारों को उठा के लाते थे, इतनी देर में जो उनका शिकार होता था वो वहाँ से निकल जाता था, जिससे क्या होता था कि शिकार करने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल की जो खास बात है वो यही है कि इस समय उनके जो उपकरण थे वो छोटे हो गए थे, इसीलिए इन उपकरणों को सूक्ष्म पाषाण का नाम भी दिया गया है। सूक्ष्म पाषाण यानी जो छोटे छोटे औजार थे वो हमें देखने को मिलते हैं। और इन औजारों का क्या फायदा हुआ कि अब वह क्या कर सकते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उनके लिए सरल हो गया था। उन उपकरणों को, उन हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आसानी से ले जा सकते थे, क्योंकि उनका आकार छोटा हो गया था। इसके साथ ही साथ वो काफ़ी तीखे हो गए थे, काफ़ी पैने हो गए थे, जिससे शिकार करना और ज़्यादा सरल हो गया था। अभी तक हमने देखा था कि कंदमूल खा रहा था मानव और क्या कर रहा था? शिकार कर रहा था। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसके मस्तिष्क का और विकास हुआ और वो अब संग्राहक के रूप में हमारे सामने आता है। अभी तक वो आखेटक था और अब धीरे धीरे वो संग्राहक भी हो गया था। जो भी उसकी जो फल थे या भोजन की सामग्री थी, मांस था, उन सब चीज़ों को वो अब संग्रह करके भी रखने लगा था। क्यों? क्योंकि जलवायु में पहले की अपेक्षा अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी। गर्मी बढ़ने की वजह से ही उसकी जो जलवायुएं, एक तरीके से परिस्थितियां थी, वो भी काफ़ी बदल गई थी। इसके साथ ही साथ उसने अब जो जानवर था उनको भी करना शुरू कर दिया था। यानी पालतू जानवरों की शुरुआत हमें मध्य पाषाण काल से ही दिखाई देती है। वो अब पशुओं को पालतू बनाने लगा था, अपने घरों में रखने लगा था। जैसे सबसे पहला अगर कोई पालतू पशु मानव के द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, वो था कुत्ता। कुत्ते को उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले पालतू बनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी की ज़रूरत थी और उन्हें लगा कि ये जो कुत्ता है ये हमारे लिए वफादार भी है और हमारे घर का पहरा भी दे सकता है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उसे ही पालतू बनाया।
साथ ही साथ जो आदमगढ़ और बागोर नामक जगहें हैं, वहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं मानव ने पशुओं को पालतू बना दिया था, यानी वो पशु पालन करने लगा था। इस चीज़ के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। इसके साथ ही साथ जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति थी उसका भी विकास हो गया था। अब उसने धीरे धीरे देखना शुरू किया किस तरीके से घास उग रही है, किस तरीके से कंद मूल फल हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इन चीज़ों का इफेक्ट भी उसके माइंड पर आना शुरू हो गया था और उसके मस्तिष्क का इस ओर भी विकास होना अब शुरू हो गया था। वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, देख पा रहा था कि किस किस तरीके से फसलें उग सकती हैं, किस किस तरीके से खेती की जा सकती है, और साथ ही साथ वो संग्रह भी करने लगा था। अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन औजारों की, तो मध्य पाषाण कालीन जो औजार थे वो काफ़ी सूक्ष्म थे, यानी छोटे थे। आप देख सकते हैं इस चित्र में मध्य पाषाण कालीन औजार हमारे सामने हैं। ये आकार में छोटे हैं लेकिन काफ़ी तीखे बनाए गए हैं, काफ़ी तेज धार वाले इन्होंने ये बनाए हैं। इनमें कुछ फलक भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आप। और इसके साथ ही साथ काफ़ी इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, जैसे फलक हो गया, पॉइंट, खुरचन, उत्कीर्ण, चंद्राकार, त्रिभुजाकार, बेधनी। ये सारे सूक्ष्म पाषाण जो औजार थे वो मध्य पाषाण काल से ही रिलेट करते हैं, यानी मध्य पाषाण कालीन स्थलों से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण युग जो है उनके जो साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, यानी कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहाँ से मध्य पाषाण युग के औजार हमें मिले हैं या अन्य साक्ष्य हमें मिले हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है, भीमबेटका है और बागौर है, जहाँ से कि मैंने अभी बताया कि आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ राजस्थान का जो बागौर क्षेत्र है वो मध्य पाषाण युग का सबसे बड़ा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के दो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, महामढ़ा और सराय नाहर। बिहार में पायसरा और दक्षिण भारत तक भी मध्य पाषाण युग का जो विस्तार या विकास हो चुका था वो हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि कोई भी परिवर्तन अगर आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, इस वाली दिशा से, यानी उत्तर पश्चिम दिशा से ही कोई भी विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है और वो अंदर तक फिर पूरा इफेक्टिव होता है। यानी यहाँ पूरा पाषाण काल आया, फिर अंदर तक जाएगा, तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया और अंदर आके जब हम मध्य भारत की बात करते हैं वहाँ मध्य पाषाण काल के पूरे पूरे साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं वो आपको पूरे दिखाई देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी स्थल हैं मुख्य रूप से वो कहाँ मिलेंगे, हमें नदियों या जल स्रोतों के आसपास ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें आसानी से जल पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है, जो कि उनकी प्यास बुझ जाएगा। साथ ही साथ उनके पालतू जानवर हो गए हैं, पालतू जानवरों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। इसके साथ ही साथ और अन्य जितने भी उनके कार्य थे वो भी जल के द्वारा ही पूर्ण हो सकते थे। तो जल एक आवश्यक चीज़ है, तो इसीलिए उन्होंने जो अपने मकान या अपने घर, अपनी जो सराय बनाई, वो सब उन्होंने कहाँ बनाई? ऐसे स्थान पर बनाई जहाँ उन्हें बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारा बलसाना हो गया, या फिर यहाँ आपका रेनीकुंडा हो गया, टेरी हो गया। ये सारे जितने भी स्थान हैं, वीर भानपुर, सराय नाहर, यहाँ आप देख सकते हो यूपी में महदहा यहाँ आपको दिखेगा, चौपानी मांडो, भीमबेटका, पंचमढ़ी। तो इन सब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य पाषाण कालीन जो स्थल थे उनका कितना विस्तार हो चुका था। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मध्य पाषाण काल में जो कुत्ता था वो मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु था। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्होंने अब क्या किया था, अपने रहने योग्य निवास भी बनाने शुरू कर दिए थे, जो हमें गर्त के रूप में दिखाई देते हैं। गर्त यानी गड्ढे नुमा जो घर होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं कि हाँ, उन्हें खोद के वो अपने घर के रूप में भी प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना चेंज उसमें आ गया था। पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक पूरा विकास हमें दिखाई देता है। हमने अभी तक देखा कि हाँ, किस तरीके से पहले मानव क्या था, उसे कुछ भी समझ बूझ इतनी नहीं थी, उसका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं हुआ था, शारीरिक रूप से भी वो इतना विकास नहीं कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे अब उसने बहुत सारा विकास
कर लिया था। हम उस पे सामाजिक रूप से देखें तो मिलजुल के रहने लगा था, अपना समूह बनाने लगा था। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं उसके उपकरणों का या औजारों का, इन सब का विकास अगर हम देखते हैं, तो ये कहीं न कहीं चेंज हमें दिखाई देता है कि वो अब बड़े-बड़े पत्थरों की बजाय सूक्ष्म पाषाणों का या तेज़ धार औजारों का प्रयोग अब करने लगा था। तो इससे आगे का जो विकास क्रम है वो हम अपने नए लेक्चर में देखेंगे, नवपाषाण काल के रूप में। इसके साथ ही साथ अब हम लोगों को आगे दीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से पूरा क्रम में हम आपको इतिहास की जितनी भी नए-नए टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। थैंक यू।